वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम में मैं तुम लोगों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 2 के एक दो टॉपिक हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट डे में हमने मैटर के लिए डिस्कस किया था एंड येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। गॉट इट? नाउ कम टू the third part of the chapter, and that is the definitions of atom, molecule, compound and mixture and their differences as well. समझ में आई बेटा बात? एटम कल भी मैंने तुम्हें बताया था इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, जो मैटर है इस यूनिवर्स में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ये महर्षि कर्नाड ने बताया था, मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि महर्षि कर्नाड ने ही सबसे पहले कण के बारे में बताया था जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं, और बाद में उस पार्टिकल को ही जॉन डाल्टन ने एटम का नाम दिया था। तो जो पदार्थ हैं या सब्सटेंसेस हैं इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, they all are made up of smaller particles and these particles are known as the atom. अब हम बोल रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स। ऐसे कितने स्मॉल पार्टिकल? ठीक है, तो the size is about 10 raised to the power minus 10 meter। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 angstrom। It is also written as 1 angstrom। 10 raised to the power minus 10 meter के बराबर का साइज एटम का माना जाता है। ठीक है, फाइंड आउट किया जाता है। तो ये तो हुआ एटम के बारे में। नाउ कम टू मॉलिक्यूल। एटम्स फॉर्म द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंसिस्ट molecule consists of two or more than two atoms। ठीक है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने क्या दी? एटम ही है बट एटम्स कंबाइन if they are existing in the form of 2, they are existing in the form of 3, they are existing in the form of 4 or more number, then they are called the molecules। ये बात समझ में आई बेटा? अब एग्जाम्पल सबके एक साथ लिखूंगी मैं, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। Then come to the compound। Compound is also formed by the combination of atoms or by the combination of atom and molecule or by the combination of molecule and molecule by a chemical reaction। एक कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का मैंने एटम लिया और ऑक्सीजन का मैंने मॉलिक्यूल लिया, मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बन गया। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल and this is carbon atom। ये बात आई समझ में? and this is chemical reaction जिसमें लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। सो आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल और टू कंपाउंड्स, द कंपाउंड विल फॉर्म। कंपाउंड बन जाए। Then come to the mixture। एक indefinite ratio and no chemical reaction। देखो इसका मतलब समझो बेटा,
कंपाउंड में हमने इन एलिमेंट्स को मिलाया, आपस में रिएक्शन हो गई। अगर हम कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाते हैं जिनमें आपस में रिएक्शन नहीं होती है, बस वो केवल रखे रहते हैं, साथ साथ रखे रहते हैं, ठीक है। तो वो जो साथ साथ रखे रहने वाली उनकी स्टेट है, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। इनडेफिनेट रेशियो, जिसमें किसी डेफिनेट रेशियो में उनको नहीं मिलाया गया, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मिला दिया। मैंने अरहर की दाल मिला दी, मैंने उसके साथ साथ काली दाल भी मिला दी, मैंने उसके साथ साथ मसूर दाल मिला दी, मैंने उसके साथ साथ मूंग की दाल मिला दी, और उसमें ऊपर से नमक भी डाल दिया, ऊपर से मिर्ची भी डाल दी, हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दी, कुछ नहीं होने वाला, कोई दाल नहीं बनने वाली है। दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। केवल एक मिश्रण बनकर या मिक्सचर बनकर वो रह जाएगा। इसमें क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, जिस कंपाउंड बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब हम इन दोनों में अंतर समझेंगे और इन दोनों में अंतर समझेंगे। देखो इन दोनों में क्या अंतर है। कोई एटम किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट है। सबसे छोटा पार्ट होने के साथ साथ कोई एटम डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं इसका दूसरा पॉइंट यही लिखूंगी, मैंने पहला पॉइंट लिखा, ये मैं दूसरा पॉइंट लिख देती हूँ, कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट in a chemical reaction. ये बात आई समझ में? Atom is the smallest particle of the matter and it can directly participate in a chemical reaction. एक chemical reaction में directly participate करके compound formation में help करता है। उसके बाद हम आते हैं molecule consist of 2 or more than 2 atoms. For example, देखो O2 molecule, O3 molecule, ये एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल जैसे कार्बन का एटम हमने नीचे लिखा हुआ है, सोडियम का एटम इसका एग्जाम्पल है, पोटेशियम और हीलियम, ये इसके एग्जाम्पल है। O2, O3, C4S8, ये इसके एग्जाम्पल है। देखो O2 क्या है, 2 एटम्स ऑक्सीजन के, O2 इज डाइएटोमिक, diatomic molecule. O3, 3 atoms of oxygen, triatomic molecule. It is triatomic molecule. ठीक है, उसके बाद आते हैं P4, 4 atoms of phosphorus, tetraatomic molecule, tetraatomic molecule. Then S8, 8 atoms of sulfur are present. देखो अब 4 नंबर से ज़्यादा अगर नंबर आ रहा है एटम्स का किसी मॉलिक्यूल में, तो उसको हम पॉलीएटॉमिक लिख देते हैं। तो सल्फर को हम क्या लिखेंगे, इट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बात आ गई समझ में? अच्छा, अब एक चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी है बेटा। देखो मैंने एटम में लिखा है दैट एटम कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अ मॉलिक्यूल कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो मॉलिक्यूल में 2 एटम्स लगे हुए हैं, 3 एटम्स लगे हुए हैं, 4 एटम्स लगे हुए हैं, 8 एटम्स लगे हुए हैं। पहले उसको एक एटम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पहले इन एटम्स को अलग अलग होना पड़ेगा, तभी वो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अ मॉलिक्यूल कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट in a chemical equation. In a chemical reaction, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
पहले उसको एटम बनना पड़ेगा और एटम बनने के बाद वो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, अच्छा अब बेटा कंपाउंड और मिक्सचर में आते हैं। मैं देखो यहाँ इस रिएक्शन को देखो, ये कार्बन लिया हुआ है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन का हमने एक मॉलिक्यूल लिया, O2 का भी एक मॉलिक्यूल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना। मतलब कि एक रेशो आ गई है 1:1:1, एक फिक्स्ड रेशो आ रही है 1:1:1, एक फिक्स्ड रेशो आ रही है। कंपाउंड में ऐसी कोई रेशो नहीं आती है, तो मैं इसके पॉइंट्स में यहाँ पर लिख देती हूँ, इट हैज अ डेफिनेट रेशो, डेफिनेट रेशो, जबकि इसमें इनडेफिनेट रेशो है। ठीक है, इट इज इनडेफिनेट रेशो, कोई डेफिनेट रेशो नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आयरन मिला दिया, आयरन के साथ हमने सल्फर मिला दिया, उसके साथ हमने सैंड मिला दी, ठीक है, और फिर हमने वाटर मिला, जो भी हमारे आसपास पड़ा हुआ था सब इकट्ठा किया, मिला दिया, क्या बन गया? मिक्सचर। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। ये बात समझ पाए? तो इनडेफिनिट रेशियो होती है, इनडेफिनिट रेशियो के साथ साथ कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती, जबकि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कंपल्सरीली अ केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन takes place। ठीक है, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताती हूँ बेटा दोनों में। देखो कंपाउंड बनने के बाद, कंपाउंड बनने से पहले कार्बन और ऑक्सीजन अलग है, कंपाउंड बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हम कार्बन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो अ कंपाउंड कैन नॉट बी रिवर्ट बैक इनटू द ओरिजिनल एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है उनको वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता, उससे दोबारा नहीं लिया जा सकता उससे, जबकि मिक्सचर में दोबारा लिया जा सकता है। हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए टेक्निक अगर फॉलो करें तो मिक्सचर में से, जैसे आयरन है, मैग्नेट लेकर आए तो आयरन निकल जाएगा, सल्फर का पाउडर होता है, सैंड का पाउडर होता है, ठीक है, और वाटर पानी, तो वाटर के अंदर अपना सल्फर डिजोल्व हो जाता है, थोड़ा बहुत सैंड थोड़ी बहुत डिजोल्व हो जाती है, सल्फर अगर नहीं डिजोल्व होता तो उसको फिल्टर करके हम अलग कर देंगे। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको वापस रीगेन किया जा सकता है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है मैकेनिकल मेथड से सेपरेट करके, इनको नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर अपना आएगा ओरिजिनल कंपाउंड्स, ओरिजिनल elements can't be obtained। ठीक है, original substances can be obtained by separation। इसको सेपरेट करके ओरिजिनल सब्सटेंसेस बनाए जा सकते हैं। अब एक चीज और जो तुमको बतानी है बेटा, दैट इज, ऊपर ही लिख देती हूँ, एलिमेंट, इट इज एलिमेंट। देखो एलिमेंट क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, जिसका मैटर बना हुआ होता है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट होता है। और एलिमेंट को एक केमिकल सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज द प्योर फॉर्म। ठीक है, एक केमिकल सिंबल इसका जरूर रखना पड़ता है, केमिकल सिंबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज अ मेटल, सोडियम इज एन एलिमेंट, potassium is an element, argon is an element, helium is an element, neon is an element, ये सब की सब एलिमेंट के एग्जाम्पल्स। ठीक है, कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन भी एलिमेंट, एंड मेनी मोर। टोटल
118 एलिमेंट्स अभी हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो एलिमेंट क्या है? इट इज द प्योर फॉर्म एंड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। प्योर फॉर्म होने के साथ साथ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। एक ही जैसे एटम से मिलकर एलिमेंट बना होता है। जैसे सोडियम एलिमेंट में केवल सोडियम के ही एटम होंगे, कार्बन एलिमेंट में केवल कार्बन के ही एटम होंगे, पोटेशियम एलिमेंट में केवल पोटेशियम के एटम होंगे, आर्गन एलिमेंट में केवल आर्गन के एटम होंगे, हीलियम एलिमेंट में केवल हीलियम के एटम होंगे और नियोन एलिमेंट में केवल नियोन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये सारे टर्म्स थी, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर एंड एलिमेंट, मैंने सब डिफाइन कर दिए हैं। अब अपना जो अगला पार्ट है, अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग टू टेल यू बेटा, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इसको फेयर नोटबुक में लिखना है कि नहीं लिखना है, तो आपको फॉर श्योर फेयर नोटबुक में लिखना है। जो भी बोर्ड पर कराया जाता है, मैंने सारे पॉइंट्स आज भी लिखे हैं और ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो बोर्ड का मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, अगर स्क्रीनशॉट से देखकर आपको क्लियर है तो आप लिख लो। वीडियो में मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते अगर आप सुनकर लिख सकते हो तो आप लिख लो, और अगर आप अपनी बुक से लिखना प्रेफर करते हो तो अपनी बुक से लिख लो। लेकिन साइंस में तुम्हारे पास नोट्स बने हुए होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके माइंड में अभी तो आ जाएंगे, वीडियो सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको याद नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए एक नोटबुक आपके पास बनी होनी चाहिए, और जो भी नोटबुक तुम बनाओगे, भले कोई भी टीचर तुम्हारी क्लास में लेगा साइंस, कोई भी टीचर तुम्हारी क्लास में पढ़ाएगा, तो वो टीचर उस नोटबुक को एक्सेप्ट करेगा, उस नोटबुक को मना नहीं करेगा कि तुमने नोटबुक क्यों बनाई थी। क्योंकि जो चैप्टर अभी हो रहे हैं वीडियो की हेल्प से, वो चैप्टर जब तुम स्कूल खुलने पर आओगे तो इमीडिएट वो चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। अगर टाइम बचेगा तो वो चैप्टर बाद में रिवाइज कराए जाएंगे, अगर टाइम नहीं बचेगा तो उन चैप्टर को तुम्हें इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार पूछने के बजाय अपना रिटन वर्क कंप्लीट करते रहो। आगे बात समझ में? चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में।